Hello, good morning to all of you. Today in this online class I am talking about a new topic which is length contraction. In this topic we talk about what is the length contraction by using Lorentz transformation equation and negative result of Michelson-Morley experiment. Especially this length contraction is used to explain negative result of Michelson-Morley experiment. As we know that a negative result of Michelson-Morley experiment in which the second part, any second postulates is that the Lorentz Fitzgerald contraction, in which it is suggested that any material body which is moving with higher velocity is contracted in direction of motion. So for that, for proper explanation we use length contraction इक्वेशन. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन इसके में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ भी करेंगे. इसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम नेगेटिव रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोरले में जो लॉरेंस फिट्जरलैंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें ये बताया गया कि कोई भी मटेरियल बॉडी जो कि हायर स्पीड से मूव करती है तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय अ फैक्टर √1 - v² / c². उसका बेटर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मिल जाता है हमें. ट्रैक्शन, जिसकी हिंदी में अगर हम बात करें तो होता है लंबाई संकुचन, कि कैसे कोई रियल लेंथ चेंज हो जाती है. मान लेते हैं यहाँ पे हम दो फ्रेम हैं, एक फिक्स फ्रेम होता है, दूसरा हम मान के चलते हैं मूविंग फ्रेम है. अब फिक्स फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये मूविंग फ्रेम हमारा एस डैश हो जाता है और फिक्स फ्रेम को हम यस मान लेते हैं. ऐसी स्थिति में हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स होते हैं ओ एंड ओ डैश. ओ तो फिक्स है, ओ डैश हमारा मूविंग है विद मूविंग फ्रेम. यस, जो वेलोसिटी मूविंग फ्रेम की होगी वही वेलोसिटी हमारे ऑब्जर्वर ओ डैश की होगी. क्योंकि इस फ्रेम की वेलोसिटी है वो हमारी है v, और ऐसी स्थिति में हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं, रिजिड रॉड लेते हैं जो कि हम प्लेस कर देते हैं एट द एक्स एक्सिस ऑफ मूविंग फ्रेम यस डैश, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसके लेंथ के दोनों सिरों पे x1 डैश एंड x2 डैश मीन्स दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स एंड बाय ऑब्जर्वर ओ डैश. एंड रियल में हम मान लेते हैं कि इट्स लेंथ इज़ L0, या हम कह सकते हैं दिस इज़ द स्टेशनरी लेंथ. अब इसी लेंथ के बारे में यहाँ हमें बात करनी है कि क्या इसकी लंबाई में वास्तव में परिवर्तन होता है, या परिवर्तन होता है तो कितना परिवर्तन होता है, और परिवर्तन होने के पीछे का रीज़न क्या है. तो इसके लिए आइए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को. लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. सबसे पहले suppose that we have any two frames S and S dash in which S dash is moving with a constant velocity v. तो ऐसी स्थिति में आफ्टर टाइम t ये v t सेपरेशन हो जाता है दोनों फ्रेम्स के बीच में. और ऐसी स्थिति में हम एक रॉड ले लेते हैं जिसकी स्टेशनरी लेंथ है L0. इसके दो सिरे हैं, एक का नाम अगर हम A ले लें दूसरे का B ले लें होंगे along x axis for the both observer O and O dash. दोनों ऑब्जर्वर्स ने इसके लेंथ को अपने अपने तरीके से ऑब्जर्व किया और पाया कि इसके पहले इंड का जो कोऑर्डिनेट है वो है हमारा x1 डैश, दूसरे इंड का कोऑर्डिनेट है वो x2 डैश है. तो इस तरीके से दोनों ऑब्जर्वर ने इस रॉड की लेंथ को ऑब्जर्व करने का प्रयास किया. होता क्या है कि जब t इज़ इक्वल टू 0 रहा होगा, यानी टाइम हमारी स्टार्ट नहीं रही होगी, यानी फ्रेम यस एंड यस डैश कोइंसाइड टू ईच अदर, तो ऐसी स्थिति में L0 इज़ द लेंथ फॉर बोथ ऑब्जर्वर O एंड O डैश. तो ऐसी स्थिति में रॉड की लेंथ वो है L0.
वो किसके लिए है? वो दोनों ऑब्जर्वर्स के लिए है, O एंड O डैश। अब हम बात करते हैं कि ये परिवर्तित कब होगी। परिवर्तित ये तब होगी, कॉन्ट्रैक्ट ये तब करती है जब हमारा फ्रेम यस डैश विद वेलोसिटी v मूव कर जाता है। जब v वेलोसिटी से आफ्टर टाइम t ये vt डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एट दैट इंस्टेंट, उस क्षण में दोनों ऑब्जर्वर इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। और जब लेंथ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो पाते क्या हैं कि इसका लेंथ हमारा कुछ इस तरीके से बदल जाता है। ये एल नॉट एंड एल, एक ने इसको ऑब्जर्व किया कि एल नॉट यानी x2 डैश माइनस x1 डैश है। एक ने इसको ऑब्जर्व किया कि एल है इसकी लेंथ और एल बराबर किसके है? x2 माइनस x1 के है। इसके लिए हम फिर से पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे मेज़र किया। क्योंकि अगर हम इस सिरे से यहाँ पूरी लेंथ की दूरी देखें तो ये पूरी यहाँ से क्या होगी? x2 होगी, और यहाँ के बीच की दूरी क्या होगी? x1 होगी। तो अगर इस x2 में से इस x1 को हम माइनस कर दें तो ये दूरी बच जाती है, और इस दूरी में क्या रखा हुआ है? रॉड रखा हुआ है। तो उस रॉड की हम लेंथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं दोनों ने। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं प्रॉपर वे में। जैसे हमें नोट्स बनानी है तो हम क्या लिखेंगे कि लेट अस कंसीडर अ रेफरेंस फ्रेम यस डैश विच इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। किसके रिलेटिव? रिलेटिव टू फ्रेम यस। यस के रिलेटिव वो विद कांस्टेंट वेलोसिटी v से अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर से हम क्या मान लेंगे कि अगेन लेट अ रिजिड रॉड, एक रॉड लेना है जिसके पास कुछ लेंथ हो, मान लेते हैं उसकी लेंथ एल नॉट है, बी एट रेस्ट इन फ्रेम यस डैश, जो फ्रेम हमारा मूविंग कंडीशन में है उसी फ्रेम में वो हमारा रेस्ट पोजीशन में है, अलोंग एक्स एक्सिस के पैरेलल एज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इस, यानी जो हमने पहले आपको बताया कि मान लेते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ इस फर्स्ट इंड इज x1 डैश, एंड सेकेंड इंड का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 डैश है, ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रेम यस एंड यस डैश रिस्पेक्टिवली। और ये दोनों कोऑर्डिनेट कौन ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्वर्स O एंड O डैश। कहाँ से? फ्रेम यस और यस डैश से। अब इसके बाद जब दोनों ने अपने अपने तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स ऑब्जर्व कर लिए, तो अब बात आती है कि दोनों लेंथ मेज़रमेंट करें। तो मेज़रमेंट करता है लेंथ ऑब्जर्वर O डैश। सबसे पहले ऑब्जर्वर O डैश इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करता है, तो पता क्या है कि लेंथ ऑफ द रॉड इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम S डैश। एस डैश में पहले से ही हमें पता है कि रॉड की लेंथ हम मान लेते हैं दैट इज़ एल नॉट। एल नॉट की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? एल नॉट इज इक्वल टू x2 डैश माइनस x1 डैश। मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सेम कंडीशन में अब हमारा ऑब्जर्वर O फ्रॉम S फ्रेम से इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करेगा। तो सिमिलरली लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रेम यस एट द सेम इंस्टेंट विल बी गिवन एज। तो उसी क्षण अगर ऑब्जर्वर O उस रॉड की लेंथ को ऑब्जर्व करता है तो वो पाएगा क्या कि L की वैल्यू हमारी x2 माइनस x1 है, और x2 माइनस x1 को हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दोनों ऑब्जर्वर के द्वारा ऑब्जर्व किए गए रॉड की लेंथ हो गई। एक की लेंथ है एल नॉट, एक ऑब्जर्व करता है कि उसी रॉड की लेंथ उसी क्षण एल है। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा? क्या दोनों सेम होंगे? अगर दोनों सेम होते हैं तो हमें मिलता है कि देयर इज़ नो कॉन्ट्रैक्शन बिटवीन लेंथ ऑफ द रॉड। अगर दोनों में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं यस देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड। लेकिन कब? जब एक के लिए लेंथ कम हो, एक के लिए लेंथ ज़्यादा हो। लेंथ किसके लिए कम होनी चाहिए? लेंथ जो ऑब्जर्वर हमारा स्थिर है उसके लिए अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब लेंथ इज़ नाउ कॉन्ट्रैक्टेड। अगर उसके लिए लेंथ हमारी इम्प्रूव कर जाती, बढ़ी हुई प्रतीत होती है, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ इज़ नाउ स्ट्रेच्ड, यानी लेंथ में हमारे इम्प्रूवमेंट हो गया, वो बढ़ गया। लेकिन देखते हैं इसमें क्या होता है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। एज वी नो दैट, हमें ये बात पता है कि जो हमारा
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो हमारा एक्स डैश इज इक्वल टू दिस ये होता है एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये हमारी कांस्टेंट की वैल्यू है के की। तो अगर ये एक्स डैश बराबर होता है तो एक्स टू डैश और एक्स वन डैश की वैल्यू इसी के टर्म में हम यानी बाय यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन इवेल्युएट द वैल्यूज़ ऑफ एक्स टू डैश एंड एक्स वन डैश एज दिस, यानी इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू हो गई एक्स टू डैश इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली एक्स वन डैश की जो वैल्यू होगी एक्स वन माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगी। अब दोनों की वैल्यू अगर हमें पता चल गई तो हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है एल का, एल इज इक्वल टू दैट, उसमें ना रखते हुए हम पहले इक्वेशन में, चूंकि एक्स टू डैश और एक्स वन डैश हमारा किस में यूज़ हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, उस इक्वेशन फर्स्ट में हम एक्स टू डैश एंड एक्स वन डैश की वैल्यू पुट कर देंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे कि यहाँ पे ये जो दोनों टर्म है ये कॉमन है सब्सट्रैक्शन के थ्रू। तो इसको अगर हम कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में हमें ये मिल जाता है एक्स टू माइनस वी टी माइनस एक्स वन प्लस वी टी माइनस माइनस प्लस हो गया। तो वी टी टू वी टू हमारा यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, वी टी टू वी टी हमारा ये कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हमारा बचा एक्स टू माइनस एक्स वन, जो कि हमें इक्वेशन सेकंड से पता है दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ एट एनी टाइम टी व्हेन एल नॉट इज द लेंथ ऑफ द रॉड ऑब्जर्व बाई ऑब्जर्वर ओ डैश एज एक्स टू डैश माइनस एक्स। तो अब हम इसकी वैल्यू एल के रिस्पेक्ट यानी इसकी वैल्यू हम एल रख देंगे। तो हमें क्या मिलेगा कि एल नॉट इज इक्वल टू दिस, तो एल इज इक्वल टू फिर हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाता है एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ इस इक्वेशन से ये क्लियर हो जाता है कि एल एंड एल नॉट बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, चूँकि एल नॉट में कोई फैक्टर है अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जिसकी कुछ न कुछ मैथमेटिकल वैल्यू होगी वो मल्टीप्लाइड है, तो इसलिए एल नॉट ग्रेटर हो जाता है और एल क्या हो जाता है, एल हमारा लेस हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ क्या कि जो ऑब्जर्वर फ्रेम यस से उस लेंथ को ऑब्जर्व कर रहा था उसके लिए लंबाई रॉड की कम हो गई, और वो ऑब्जर्वर जो उस फ्रेम में मौजूद है जहाँ पे रॉड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है रखा हुआ है उसके लिए लंबाई बढ़ गई। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि दिस इक्वेशन शोज दैट टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर द लेंथ ऑफ द रॉड प्लेस्ड इन मूविंग फ्रेम एस डैश is appears to be contracted by a factor under root 1 minus v square upon c square in the direction of motion। इसका मतलब हुआ कि ऑब्जर्वर ओ के लिए रॉड की लेंथ वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, कितनी कॉन्ट्रैक्ट की, बाई अ फैक्टर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इस फैक्टर में वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई। जबकि स्टेशनरी के लिए तो एल नॉट है ही है, यानी एल नॉट उसकी बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई लेंथ है, जबकि एल क्या है, एल इज़ द डिक्रीजिंग लेंथ। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है कि इफ़ टू आइडेंटिकल रॉड्स आर प्लेस्ड इन फ्रेम्स एस एंड यस डैश then each of the observer finds that the other rod is shorter than the rod of his own frame and this effect is known as Lorentz contraction। और इसी इफेक्ट का नाम पड़ गया लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि अगर दो व्यक्ति हैं, दो अलग अलग फ्रेम पे मौजूद हैं, दोनों के पास सेम लेंथ की रॉड है, जब टाइम t इज इक्वल टू ज़ीरो था और एक चलना स्टार्ट कर देता है विद फ्रेम यस डैश, एक स्थिर रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में वो पाता क्या है कि जो रॉड उसके पास मौजूद है वो दूसरे रॉड की तुलना में बड़ा हो गया, यानी वो बड़ा है यानी दूसरा रॉड छोटा हो गया। यानी ऐसे ही ऑब्जर्वर ओ डैश ऑब्जर्व करता है उसका रॉड बड़ा है, जबकि दूसरा रॉड जो कि दूसरे फ्रेम पे मौजूद है और इसी
this is a Lorentz contraction effect. And also we get another conclusion. Another conclusion क्या है कि the length L naught measured in the frame in which it is at rest is called proper length while L is the improper length. यानी इस ऑब्जर्वेशन के दौरान जो स्टेशनरी लेंथ ऑफ द रॉड है यानी रियल है, जो परिवर्तित नहीं होता, जो एक्चुअल लेंथ है, उसको हम प्रॉपर लेंथ बोलते हैं। और जो लेंथ हमें घटा हुआ प्रतीत होता है वो हम क्या बोलेंगे उसको, दैट इज़ इम्प्रॉपर लेंथ। प्रैक्टिकली हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर हो, इसकी रियल इमेज ये है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती है वो इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन को ऑब्जर्व यानी प्रेजेंट करता है। और इसके लिए फार्मूला है, यानी फ्रॉम दिस फार्मूला L इज इक्वल टू L नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। L कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। So thank you. We will talk again in next video about time dilation. Thank you.